नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है। अब होली वाले हफ्ते में बाजार में थोड़ा लाल रंग ज़्यादा दिखाया, ज़्यादा कुछ किया नहीं, इधर-उधर घूमा-फिरा नहीं ज़्यादा, कमरे के अंदर बंधा रहा, लेकिन लाली का रंग थोड़ा-सा ज़्यादा नज़र आया। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे की चीज़ क्या है? क्योंकि एक तरफ मतलब कहीं ये आशाएँ भी जताई जा रही हैं कि शायद अ, बॉटम बना नहीं है तो बहुत दूर भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये अंदेशे भी जता रहे हैं कि अब भूल जाइए बच्चा पार्टी, अब 5 साल के लिए निश्चिंत रहिए। इस देश में कम से कम शेयर बाज़ार में सत्ता पलट होगी। तो कैसे देख रहे हैं इस समय आप बाज़ार के आगे की चाल को? सबका अपना-अपना देखने का तरीका है, सबके अपने-अपने पैरामीटर्स हैं, उस पे इवैल्यूएट करते हैं। इससे ये होता है कि हर पहलू को सोचने, समझने, देखने का अवसर मिलता है। लेकिन मेरा अभी भी ऐसा मानना है और मैं वो फैक्टर्स 1, 2, 3, 4 सब करके बता दूँ कि हमारे पास फ़िलहाल पहला, अब जितने भी हमारे डोमेस्टिक रीज़न्स थे, जो मैं अक्टूबर से लेके मार्च मार्च कर रहा था, वो हो गए पूरे। 15th मार्च एडवांस टैक्स देने का आखिरी मौका होता है, चला गया, मार्केट बंद था। अब जिसको जितना बेचना था उसके कारण से वो बेच चुके हैं। तो यहाँ से कुछ और ट्रिगर नेगेटिव डोमेस्टिक रीज़न से नहीं है। इनफैक्ट अप्रैल में जो Q4 और FY25 के रिज़ल्ट शुरू हो जाएँगे। मेरे हिसाब से जैसे एक्सपेक्टेशन है, बेटर रिज़ल्ट्स आने चाहिए, Q3 से बेटर आने चाहिए Q4 में। और उसके आगे बढ़ते जाएँ तो फिर आपको बेस इफ़ेक्ट से फ़ायदा मिलेगा। हमारा FY25 का परफ़ॉर्मेंस जो कंपनीज़ का है, उसका बेस लो हो जाएगा, तो FY26 में उसका फ़ायदा मिलेगा। इन्फ्लेशन फ़ेवरेबल है। लिक्विडिटी आरबीआई बहुत बढ़ा रहा है और लिक्विडिटी एक लैग से प्ले करता है और बहुत ज़बरदस्त प्ले करता है। मेरे हिसाब से हमारे इकोनॉमी की 2 ही परेशानी है जो मैं कहता आ रहा हूँ। पहली परेशानी जो सबसे बड़ी थी, जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स, जिसके कारण से हम प्राइवेट कैपेक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे थे। दूसरी परेशानी ऑफ कोर्स जो लिक्विडिटी सिनेरियो था, वो भी टाइटर था। फॉर राइट और रॉन्ग रीज़न्स वो बात की बात है, लेकिन अब दोनों चीज़ें फ़ेवरेबल हो गई हैं। मुझे कोई ऐसा नेगेटिव फैक्टर नहीं लगता, जिसके कारण से हम बात करें कि हमारे यहाँ 5 साल पैसा नहीं बनेगा। मेरा ये व्यू रहेगा राजीव जी कि शायद हमारे यहाँ 5 साल डेवलप्ड मार्केट से ज़्यादा पैसा बनेगा। क्योंकि जिस साइकिल में हम जा रहे हैं, हमारे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए लिक्विडिटी और कॉस्ट ऑफ फंड्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। रिलेटिवली जो ट्रम्प कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, सबके लिए इंक्लूडिंग अस। लेकिन जो मिड टू लॉन्ग टर्म है, उसमें नए इक्वेशंस बनेंगे। इंडिया इमर्ज विल इमर्ज एज विनर। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम इक्विटी स्टैंड पॉइंट ऑल्सो, जो मैंने बहुत डिटेल समझाया था, यूएस के इक्विटीज़ में अगर फॉल होता है तो हम कम गिरेंगे, इंक्रीज़ होता है तो हम ज़्यादा बढ़ेंगे, नहीं बढ़ते हैं वो तो भी हम उनसे बेटर बढ़ेंगे। मैं इस व्यू से जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई एक ऐसा रीज़न है सोचने समझने का कि हम ओवर टाइम 6.5-7% के रेंज में जीडीपी में ना पहुँचे। तो मैं इसी व्यू से जा रहा हूँ राजीव जी। मुझे लगता है कि बॉटम शायद अब माना जा सकता है कि प्लेस में है, लेकिन मेरी थियरी ऐसी है कि जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाए, मैं इस कॉल को नहीं लेता। लेकिन राइट रीज़न्स हैं इसको बिलीव करने के कि प्लेस में है। बस एक बार जो अपने लेवल्स हैं, वो निकल जाए, शॉर्ट कवरिंग दिख जाए अच्छी खासी, और फिर हम उस व्यू को लेंगे कि शायद बॉटम प्लेस में है। अभी तक वो व्यू ले नहीं पा रहा। तो मैं लॉन्ग टर्म हो या जैसा भी हो, हमारे नेगेटिव, मैं इक्विटीज़ पे मैं नेगेटिव नहीं हूँ। पैसा बनेगा, द ओनली थिंग जो हमको समझना पड़ेगा, जो सबको समझना पड़ेगा, जो एक करंट होता है, एक अंडर करंट होता है, उस अंडर करंट में आप कुछ भी करेंगे, आप फ़ायदे में रह जाएँगे। लेकिन अंडर करंट का अगर बेनिफिट नहीं रहेगा, तो आप फ़ायदे में तभी रहेंगे जब आपको अपना स्किल सेट का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से अंडर करंट का बेनिफिट तो अक्टूबर लास्ट ईयर से ही मैंने कहा था वो खत्म हो
स्किल का बेनिफिट ज़रूर मिले। जी, ठीक है, तो अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे आपने कहा कि लेवल्स पार हो जाएँ, फिर ये उम्मीद बनेगी कि बॉटम इन प्लेस हो गया है। तो फिलहाल अब यहाँ पे क्या सबसे पहला लेवल इस तरह का हम ये माने कि जो 10 मार्च वाला है, 10 मार्च ही ना जी, 10 मार्च का जो हमें टॉप दिख रहा है लगभग 22,700 के कुछ नीचे, 22,677 का है, ठीक ठीक, थोड़ा बहुत मान लें 22,700, या उससे पहले के भी जो आपको दो छोटे छोटे बॉटम्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा गैप दिख रहा है, ये सब पार होते होते क्या आ जाएगा लगभग, म, कह लें 22,750। अगर 22,750 पार हो जाता है तो क्या ये कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ, हमने ऊपर की चाल शुरू कर ली है? मेरा व्यू ऐसा है कि 22,700 के ऊपर अगर क्लोज मिल गया ना, तो शायद ये मार्केट एटलीस्ट 24,000 के लिए रेडी हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन 23,000 एक माइनर हिच रहेगा। 22,000 के ऊपर का क्लोज कितने बुयंसी के साथ मिलता है वो इम्पोर्टेंट होगा देखना। मोस्टली जो प्रॉब्लम आएगी वो 24,000 या उससे 200-250 पॉइंट ऊपर आएगी। उसके पहले जी। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं अभी, बहुत ज़्यादा वीक हैं अभी। तो मेन मुद्दा वही है कि 22,700 के ऊपर एक क्लोज़ मिले, वहाँ से खींचें, 23,000 क्लोज़ वो क्रॉस हो जाए, 24,000 तक पहुँच जाएँगे। जिस दिन 24,000 के ऊपर में क्लोज़ मिलने लगा, एक फेयर डिसीज़न मैं ले पाऊँगा कि अब जो बॉटम है वो सैक्रोसैंक्ट बॉटम है और हमें अभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तक हमारे पास रिज़ल्ट्स का भी साथ होगा, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर सुमेश, एक संभावना ये भी तो बन सकती है कि चलिए ठीक है, हमने बीच में काफ़ी ज़्यादा एक गिरावट देख ली और उसके लिए जो आप बता रहे थे कि मार्केट ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स हैं, तो इसलिए एक शॉर्ट कवरिंग वाली छोटी रैली आए, उसके बाद फिर हम ये 22,000 के नीचे के जो बॉटम हमने देखे हैं उनको रीटेस्ट करें या उससे थोड़ा सा 150 पॉइंट आगे पीछे कहीं जाएं, और उसके बाद फिर एक कोशिश करें, और इस तरह की कोशिश 2-3 बार हो, जिसमें एक बेस बिल्डिंग हो, और ये प्रोसेस अगले महीने 2 महीने का समय ले ले। मोस्टली राजीव जी बॉटम मार्च तक बन जाता है और जिस तरह के फॉल हुए हैं, इस तरह के फॉल में मार्च तक बॉटम बन जाना चाहिए। कभी-कभी ऐसा हुआ है कि फाइनल बॉटम मई में बना है, कभी-कभी ऐसा हुआ है। लेकिन अभी तक का जो सिचुएशन है और जो फंडामेंटल ट्रिगर्स होने चाहिए, लगता तो नहीं है। लेकिन उसको ना नहीं करेंगे, आने वाले सिचुएशन जब भी जैसा समय रहेगा वैसे इवैल्यूएट करते हैं। फिलहाल तो अभी एक भी रीज़न है नहीं बिलीव करने का कि बॉटम इन प्लेस में है, लेकिन जिन नेगेटिव फैक्टर्स को मैं देख रहा था, वो सारे पीछे निकल गए हैं। तो कुछ और फिलहाल दिखता नहीं है। और रही बात मेन अभी मुद्दा क्या है, सब हलचल जो है टैरिफ वॉर के कारण है। तो टैरिफ वॉर पे भी हमारे पास जो जिटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, देख के मुझे एक्सपोर्ट पे लगता तो नहीं है कि नहीं है। हमारे फ़ेवर में अच्छे सॉफ्ट ऑयल प्राइसेज़ हैं। डॉलर इंडेक्स भी हमारे फ़ेवर में ही है। तो कुछ ऐसी नेगेटिव फ़िलहाल पढ़ने को तो नहीं मिल रहा है। हाँ, ओवरनाइट कुछ अगर एंट्री ले ले नेगेटिव, तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इन सबको एक तरफ रखते हैं और पहले 22,700 के ऊपर क्लोज़ होने देते हैं। एक अच्छी बात ये है इस बार कि 22,700 के पास हमारे पास 5 दिन का कंसोलिडेशन है। नेगेटिव फैक्टर्स निकल चुके हैं और अभी तक हम वहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड में मूव नहीं हुए हैं। अभी तक तो ये ठीक है, लेकिन हाँ, ये भी डाउन साइड में ध्यान रखना है कि 22,300 के नीचे क्लोज़ हो गया ना, तो फिर से एक डर जी। आ जाएगा। नहीं, मैं क्या कल्पना कर रहा हूँ आगे की, वो ये कि जैसे बाज़ार में एक तो बनता है डबल बॉटम, और एक चीज़ होती है थोड़ी थ्रेशोल्ड जैसी चीज़, कि मतलब 2 बॉटम होते हैं और उनके बीच में एक थोड़ा-सा नीचे की ओर आया हुआ एक बॉटम रहेगा, तो एक त्रिशूल पैटर्न की तरह से, मतलब कटोरी का पेंदा बन जाएगा। मैं वैसी कल्पना कर रहा हूँ। वो कल्पना मतलब क्या अभी आउट ऑफ द प्लेस जा रही है?
देखिए, अभी कोई भी व्यू लेना इतना क्लियर तो नहीं है ना। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, वो भी तो अभी काफ़ी दूर है। उसके निकले बगैर डिसीजन लेना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए 23,000 के आसपास ही डिसीजन लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसके पहले तो कोई डिसीजन शायद लेना ठीक नहीं है। जी, 22,700 के ऊपर क्लोज होने दीजिए और 23,000 की इवैल्यूएट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप कह रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो करेक्शन है वो तीनों फेज़ का कंप्लीट हो गया हो और अब ये फाइनल बॉटम बना के ऊपर चल रहा है। लेकिन बहुत सारी अभी प्रॉब्लम्स हैं जो कि खत्म नहीं हुए हैं। 24,000 के ऊपर में ना ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो भी नेगेटिव से खत्म, खत्म मतलब एब्सोल्युटली खत्म। अब उसके बाद तो खैर यही कहेंगे कि प्रीवियस हाई टच होना ही होना होता है वैसे सिचुएशन में। उस समय फंडामेंटल ट्रिगर्स भी आ जाते हैं। अभी वो ट्रिगर्स नहीं हैं। डेटा डायनामिक है, उसको इवैल्यूएट करते रहना। जी। अच्छा, तिवारी जी ध्यान दिला रहे हैं कि मार्क फेबर ने भयानक मंदी की चेतावनी दी है। हमारे यहाँ भी कुछ बड़े नाम हैं जो ऐसी ही चिंता जता रहे हैं कि भई 5 साल नहीं बनेगा पैसा, निश्चिंत रहिए 5 साल के लिए। दोनों नाम मुझे पता हैं, लेकिन दोनों नामों का इतिहास चेक कर लीजिए और उसके बाद आप अपने आप में उसका जवाब मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या होते हैं कि ये नाम जब खुलते हैं तो ऐसे समय में ये नाम बहुत ज़्यादा आके बोलते हैं जिसमें एक इम्पैक्ट हो जाता है। खैर ये भी बात सच है कि उन्होंने पैसा तो कमाया हुआ है, तो उस पे भी ना नहीं किया जा सकता है, लेकिन मार्केट व्यू 10 मतलब 9 आउट ऑफ 10 उनके गलत गए हैं और दे आर नोन बॉन्ड बेयर्स। तो अब उसी समय मुँह क्यों खोलते हैं जब मार्केट नीचे रहता है? तो खैर मेरे अपने रिज़र्वेशंस हैं, उनके व्यू का रिस्पेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि साढ़े 6-7% के इकोनॉमिक ग्रोथ पे भारत का स्टॉक मार्केट हर 6 साल में डबल होना चाहिए। मुझे उससे तो उसमें कोई खराबी नहीं दिखती। तो 5 साल में आप बात करेंगे कहाँ पे हैं, तो 22 का 44 ही रहना चाहिए, यहाँ तक मैं समझता हूँ। जी। लेकिन अगर कुछ फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट सामने रखे जा रहे हैं, तो फिर उनका भी जवाब निकलना चाहिए। पहली चीज़, जैसे कि अगर सवाल इस पर है कि हम जो आप बार-बार कह रहे हैं कि 6 साढ़े 6 7 के बीच में जीडीपी ग्रोथ रहनी चाहिए। लेकिन अगर ये ध्यान दिलाया जा रहा है कि अगर जीडीपी स्लो डाउन हो रहा है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम 5% के नीचे फिसल जाएँ? क्योंकि अभी तक जो भी हम ग्रोथ देखते रहे हैं, वो कहीं न कहीं फिस्कल स्टिमुलस की वजह से, सरकार की ओर से ज़्यादा खर्चे की वजह से रही है और सरकार को अब अपना फिस्कल डेफ़िसिट समेटना है, इसलिए उसे अपने खर्चे समेटने होंगे, तो इकॉनमी को वहाँ से जो बूस्ट मिल रहा था, वो नहीं मिलेगा। और प्राइवेट सेक्टर से जो अभी तक हुआ है, वो तो सबके सामने है ही, कंज़म्पशन थक ही गया है, कैपेक्स होगा नहीं, तो फिर आपको जीडीपी को सहारा कहाँ से मिलेगा? एक बुनियादी सवाल ये। दूसरी चीज़ कंपनियों के ग्रोथ को लेकर के है, उनके अर्निंग ग्रोथ को लेकर के। ये याद दिलाया जा रहा है कि इससे पहले आपने 5-6 साल ऐसे देखे थे कि अ, हर साल आप कारोबारी साल की शुरुआत में एक एस्टिमेट लेकर के चलते थे, अंत होते-होते बिल्कुल वो अनुमान फिसड्डी हो जाते थे घटते-घटते। तो उस चीज़ का रिपीट होना, मतलब क्या उसकी आशंका एकदम से खारिज की जा सकती है? ठीक है, एक-एक पॉइंट जो मैं पॉइंट लेके बढ़ रहा हूँ वो समझ लेते हैं। तो देखिए राजीव जी, पहली चीज़, जो सरकार ने खर्च किया है और जिसके कारण हम आगे बढ़ पाए हैं, वो खर्च बहुत नेसेसरी होता है तब, जब इकोनॉमी पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तब। एक बेसिक इकोनॉमिक थियरी ये कहती है और इसमें समय लगेगा इस बात को समझने के लिए। जब भी किसी भी देश में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, वहाँ पे सरकार को डेफ़िसिट बढ़ाना पड़ता है और खर्चे करने पड़ते हैं सो दैट इकोनॉमी आपकी एक लेवल पे आ जाए और उसके बाद बाकी लोग इसको आगे बढ़ाएँ। बाकी लोग कौन? प्राइवेट प्लेयर्स, कंज़्यूमर्स, ये सब इसको आगे बढ़ाएँ। कोविड में इकोनॉमी जिस रास्ते चली गई थी, अगर सरकार आके खर्च करती नहीं, तो सरकार के अलावा किसी के पास एबिलिटी नहीं थी अपना डेफ़िसिट बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा डेफ़िसिट तो ऑलरेडी डेफ़िसिट के डेफ़िसिट में जा चुका था, तो हम कहाँ से बढ़ाएँगे? पूरे इकोनॉमी में एक ही ऐसा प्लेयर होता है जो अपना डेफ़िसिट फ़र्दर बढ़ा सकता है,
और इकोनॉमी को ठीक कर सकता है, वो होती है सरकार। वैसे समय में सरकार अपनी डेफ़िसिट बढ़ाती है, चाहे वो 1929 का क्राइसिस हुआ हो या 2008 का क्राइसिस हुआ हो, किसी भी क्राइसिस में डेफ़िसिट सरकार को ही बढ़ाना है और जिसको हम कैपेक्स कहते हैं, किसी भी तरह से खर्च करने का। सरकार ने 2020 से लेके 2024 के शुरुआत तक वो काम कर लिया, खत्म हो गया। अब आपकी इकोनॉमी इस लेवल पे आ गई है जहाँ पे इकोनॉमी के अदर पिलर्स यहाँ से आगे जाने के लायक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर सपोर्टिंग सिस्टम क्रिएट करना होगा। सपोर्टिंग सिस्टम क्या क्रिएट करना होगा? आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपकी इकोनॉमी को का जो मेजर पिलर है व्हिच इज़ कंजम्पशन, उसको आगे लेके जाया जाए, जो कि काफ़ी समय से पीछे छूटा हुआ है। और वो कम आपका 60% 65% के रेंज में कंट्रीब्यूट करता है। उसके लिए आपको कंज़म्पशन पे बढ़ावा देना है, वो करना होगा। दूसरी चीज़, आपको साथ में ये इंश्योर करना होगा, जो हम कह रहे हैं कि प्राइवेट कैपेक्स साइकिल नहीं आया, प्राइवेट कैपेक्स साइकिल 10-10 साल का होता है, सही बात है, जिस समय नहीं आया, अब एक प्राइवेट कैपेक्स साइकिल का ग्रीन शूट आपको पिछले 2-3 साल में दिख रहा है, जहाँ पे धीरे-धीरे खर्च होना शुरू हुआ है। एक बार आप रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आएगा, तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ कैपिटल बढ़ेगी और फिर एक बिज़नेस के जो नेट आरओई चाहिए होता है, कोई भी आप प्रोजेक्ट लेके आगे बढ़ते हैं ना, तो उसमें एक आईआरआर निकाला जाता है और एक एटलीस्ट जो आपको डिसेंट 12-15% का आरओई एक्सपेक्ट करना होगा एक कंपनी को, उतना निकालना पड़ेगा, जिसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए सिस्टम में। तो गवर्नमेंट ने अपना कैपेक्स कर लिया। अगर आप कहते हैं कि गवर्नमेंट कैपेक्स करती रहे और आपकी इकोनॉमी बढ़ती रहे, तो गवर्नमेंट कैपेक्स का 15-20% से ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला हमारे जीडीपी पे। आप कितना भी उसको पुश कर लें, आप इसको वाइड स्प्रेड नहीं कर सकते हैं। कंजम्पशन लैग करेगा और इंडिया इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती है। तो कैपेक्स जितना करना था गवर्नमेंट ने कर दिया। अब आपकी हम कोविड के जैसे लड़खड़ा नहीं रहे। हमारी इकोनॉमी रास्ते पे आ गई है। अब इकोनॉमी को आपको रेस करना है, एक्सेलरेट करना है। तो एक्सेलरेट करना है तो आपके जो लीवर्स हैं, जो मैं बताता हूँ 5 लीवर्स हैं, कंजम्पशन C+I+G जो मैंने एक्सप्लेन किया था, और नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, उसमें से बड़ा फैक्टर पकड़िए कंजम्पशन और एक फैक्टर पकड़िए प्राइवेट कैपेक्स। इन दोनों को लेके अब सरकार आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए काम हो गया, कंजम्पशन के लिए काम हो गया, लिक्विडिटी के लिए काम हो गया, रेट कट के लिए काम हो रहा है। तो देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव कि हमारा गवर्नमेंट का कैपेक्स कम होने के बावजूद, कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, कम होने के बावजूद हमारी इकोनॉमी यहाँ से ग्रो नहीं करेगी। रादर मेरे हिसाब से वो चक्के अब चलेंगे आपकी इकोनॉमी के, जो एक्चुअली आपको एक्सेलरेट कर सकते हैं। इसलिए आप कैपेक्स को कम कर दीजिए, कह लीजिए, लेकिन आपका उससे बड़ा ड्राइवर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो सामने आ चुका है। फिर आपने बोला दूसरा पॉइंट कि कंपनी शुरुआत करती हैं एक प्रोजेक्शन से कि अच्छा कॉर्पोरेट प्रॉफिट होगा, और एंड होते-होते पता चलता है कि वो नहीं होता है। देखिए, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन FY25 एक ऐसा ईयर है जिसमें डीग्रोथ हुआ है, एंड फॉर राइट रीज़न्स। आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स इम्पैक्ट कर रहे हैं सारे सारे कंपनीज़ को, जिसका असर देखने को मिला है। तो कोविड के बाद आपको जितना भी पेंट अप डिमांड मतलब जो डिमांड दबी हुई थी, वो डिमांड भी आ जाए, तो पेंट अप डिमांड के कारण आपके सेल्स एक्सपैंड हुए। सेल्स के साथ और डिमांड बढ़ा, उसके बाद मार्जिन एक्सपैंड हुआ। ये दोनों अब सैचुरेट हुए। मार्जिन एक्सपेंशन से पैसा नहीं बनेगा और पेंट अप डिमांड भी खत्म हो गया। अब ये दोनों चीज़ें आपकी ड्राइवर नहीं हैं, तो गवर्नमेंट कितना भी खर्चा कर ले, आपका कुछ नहीं, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी आगे। इसलिए अब यहाँ से जो कंजम्पशन बढ़ेगा, वो आपका हो सकता है कि प्राइवेट कैपेक्स को एक नया साइकिल भी दे, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। एंड देयरफॉर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, ये ऑलमोस्ट बॉटम पे है। अगले फाइनेंशियल से इसमें धीरे-धीरे उछाल आएगा, एक बार में तो नहीं आएगा, धीरे-धीरे उछाल आएगा, पहले सेल्स में आएगा, मार्जिन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है। और फिर जो अभी आप जितना डाउनग्रेड्स देख रहे हैं विथ टाइम लैग आप फिर अपग्रेड देखने लगेंगे। मुझे लगता है मैंने दोनों चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की, एंड देयरफॉर जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 साल पैसा बनना चाहिए।
इसी रेफरेंस में डॉक्टर के एस अरोड़ा हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि स्टॉक वैल्यूएशन सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो है अर्निंग यानी कंपनियों की कमाई और बाकी कुछ भी नहीं। जैसे 2019 के लिए वो कह रहे हैं कि जीडीपी 4.4% पे थी, लेकिन शेयर बाजार उसमें ऊंचाई पर था। तो शायद वो इशारा कर रहे हैं कि कंपनियों की अर्निंग उस समय बेहतर दिख रही थी, इसलिए स्टॉक मार्केट चला। इसमें कोई डाउट ही नहीं है राजू जी, किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ उसके अर्निंग्स पे। क्योंकि अर्निंग्स के साथ क्या होता है, 3 फैक्टर होते हैं हमारे पास। पहला आपका होता है, 3-4 फैक्टर होते हैं। पहला होता है डिमांड, जो कि सेल्स में मेज़र किया जाता है। दूसरा होता है ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि आपकी कैश फ्लो सॉरी जो कि आपके एफिशिएंसी को भी बताता है, आप कितने एफिशिएंट हैं। और फर्दर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो आपको बताता है कि एक्चुअली बॉटम लाइन कैसा ग्रो कर रहा है। तीनों चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर सेल्स का ग्रोथ होता है और आपका ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होती है, तो बॉटम लाइन बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ऑपरेशनल इश्यू जो है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या थोड़ा एक्सपेंशन प्लान या ग्रोथ कैपिटल के कारण है, तो उसमें आपका कैश फ्लो इम्पैक्ट नहीं होगा। क्योंकि कैश फ्लो में फिर आप कैश फ्लो इम्पैक्ट होगा, लेकिन जब आप उसको देखेंगे ऑपरेशनल लेवल पे ईबिटा में आप जो भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स हैं उसको ऐड बैक करके देखेंगे, तो एक्चुअल पिक्चर मिलेगा। ओके, तो पहला आपका सेल्स से आपका ग्रोथ आएगा कंपनी में। दूसरा, एक बारी अगर डिमांड बढ़ गया और अगर प्राइसिंग पावर है उन सेक्टर्स में या उन कंपनीज की, तो फिर मार्जिन बढ़ेगा तो फिर वैल्यूएशन प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, और इन सब के साथ जितना आपका बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट बढ़ेगा और जितना अर्निंग्स बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स एक तो आपके अर्निंग्स के कारण बढ़ेंगे और दूसरा आपकी प्राइसिंग पावर के कारण, जो कि आपके ऑपरेशनल मार्जिन में दिखेगी। तो अगर ऑपरेशनल मार्जिन में प्राइसिंग पावर दिखा, तो आपका ईपीएस ग्रोथ अगर एक्स है, तो मोर देन एक्स में भी जो भी है 1.25x और 1.5x जो भी है, अगर आपका प्राइसिंग पावर बढ़ेगा, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ता है, तो उससे आपका प्राइस अर्निंग मल्टीपल या आपका वैल्यूएशन और भी ऊपर रिच होता है। तो अर्निंग इज की, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस अर्निंग के साथ ये भी फैक्टर्स है कि क्वालिटी ऑफ अर्निंग कैसी है, कैश कितना जनरेट कर पा रही है कंपनी, डेट कितना कम है, लिवरेज कितना कम है, ड्रेनेज कितना कम है। इन सब के साथ ही देखने को मिलता है। बट अगर एक फैक्टर डिसाइड किया जाए कि कंपनी का फेट या कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या डिटरमिन करता है, इट्स अर्निंग्स। लेकिन अर्निंग्स आने के लिए सेल्स तो आना ही होगा, अदरवाइज वो अर्निंग सस्टेन नहीं